आप लोगों को एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में दो चित्र हैं और ये दो चित्रों को देखकर बहुत सारी चीजों को समझा जा सकता है या फिर समझने का प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि ये दो चित्र सिर्फ चित्र या फिर देखने मात्र की चित्र नहीं है। यह जो है बहुत कुछ कहने के लिए पर्याप्त है अगर हम इसको समझना चाहें तो। और अब हम लोग इसी चीज को समझने के लिए इसी चित्र के आधार पर अब हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की, एक ऐसे अध्याय की जो आप लोगों को आपके क्लास 6 में एसएसटी के तौर पर अध्याय संख्या 7 में पढ़ना है, जहां पर हम लोग इसी चित्र के आधार पर बात करेंगे, इसी चित्र के आधार पर उन सारे टॉपिक्स की बात करेंगे जो आप लोगों को इस नए अध्याय जो कि आप लोगों को सामने अब दिखने वाला है स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, इसमें हम लोग उसी चित्र के आधार पर बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि हम लोगों को इसमें यही सारी चीजें देखनी है, यही सारी चीजों को आप लोगों को समझना है। क्योंकि आप लोग भारत के बड़े स्तर पर एकमात्र ऐसे बोर्ड के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे हैं जो आप लोगों के नॉलेज और स्किल दोनों को निखारने के लिए प्रयासरत है, प्रतिबद्ध है पीएसबीआई यानी कि पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया। और उसी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत यह अध्याय संख्या 7 है जो आप लोगों को एसएसटी यानी कि सोशल स्टडीज के तौर पर पढ़ना है। क्योंकि आप लोग क्लास 6 में हैं तो ये जो न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स है, ये अभी तक जितने 6 चैप्टर हिस्ट्री के तहत आए हैं ये भी हिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है, यानी कि हम लोगों को इसमें ऐतिहासिक घटनाक्रम को देखना है, इतिहास को देखना है, अपने इतिहास को देखना है। क्योंकि जब तक हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तब तक हम अपने आप को कैसे पहचानेंगे। तो अब हम लोग उन्हीं सारी चीजों की बात करेंगे इस अगले अध्याय में, इतिहास के एक और खंड में, जहां पर हम लोग बात करेंगे अध्याय संख्या 7 के तौर पर आने वाले न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, यानी कि नए साम्राज्यों की बात होगी। एम्पायर्स, किंगडम्स और डायनेस्टी, ये 3 शब्द हैं, तीनों का लगभग मतलब जो है वो साम्राज्य होता है, यानी कि एक बहुत बड़े क्षेत्र पर किसी खास व्यक्ति का या किसी खास जो लोग हैं, समूह है, उसका जब शासन होता है तो उसी को साम्राज्य कहते हैं। लेकिन तीनों में अंतर होता है, डायनेस्टी अलग होता है, किंगडम अलग होता है और एम्पायर अलग होता है। डायनेस्टी जहां पर क्या होता है तो अनुवांशिक तौर पर राजा महाराजा बनाए जाते हैं, यानी कि डायनेस्टी को अगर सही भाषा में सही तरीके से हिंदी में कहें तो ये राजवंश होता है, जहां पर राजा के परिवार से जुड़ा हुआ अधिकांशतः उसका बेटा, फिर उसका बेटा ही उसको आगे बढ़ाता है। जैसे हम लोगों ने मुगलों को देखा था, मुगल काल में देखा था कि कैसे बाबर से शुरू होता हुआ वह जो है बहादुर शाह जफर द्वितीय तक जाता है मुगल काल, जिसमें औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन जो है वो 1707 में कमजोर हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा था कि मुगल शासन जो था, मुगल एम्पायर जो था वो मुगल किंगडम था। उसी तरीके से जो मुगल जो है वो डायनेस्टी था, उसी तरीके से किंगडम का मतलब होता है, यहां पर भी राजा महाराजाओं की बात होती है, लेकिन यहां पर जो है जो राजा होते हैं वो या फिर उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो उन्हीं के परिवार से हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये किंगडम कहलाता है। जबकि डायनेस्टी में उसी परिवार से होते हैं, राजवंश होता है। जबकि एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य, जैसे बहुत बड़े क्षेत्र पर एक किंगडम भी फैल सकता है, एक डायनेस्टी भी फैल सकता है, उन सारे चीजों के फैलाव को हम लोग साम्राज्य यानी कि एम्पायर कहते हैं। तो अब हम लोग इसी न्यू एम्पायर एंड किंगडम्स की बात करेंगे भारत के रिस्पेक्ट में, यानी कि अपने देश इंडिया के आधार पर। मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोगों का एसएसटी टीचर अब इस अध्याय को आगे बढ़ाता हूं। और सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे किस चीज की, तो हम लोग बात करेंगे की हाइलाइट्स की, यानी कि अब हम लोग उन सारे चीजों की बात करेंगे जो लेखक और प्रकाशक के द्वारा शुरू में दिया गया है और यह बताने का कार्य किया गया है कि आप
इस अध्याय में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस अध्याय को समाप्त करने के बाद आपको किन किन सारे चीजों की ज्ञान होने वाली है, अब हम लोग उसी चीज की सबसे पहले बात कर लेते हैं। यह जो चैप्टर है, यह जो अध्याय है, इसमें ये 5 चीज जो हैं वो मुख्यतः दिए गए हुए हैं, या फिर कहे तो इस 5 बिंदु के आधार पर यह पूरा अध्याय जो है वो रचित है, या फिर इसकी रचना की गई हुई है लेखक और प्रकाशक के द्वारा। अब हम लोग उन 4-5 चीजों की बात कर लेते हैं। ये 5 बिंदु कौन कौन से हैं, तो इसमें आप लोग समझेंगे द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, गुप्ता एज। हम लोग बात करेंगे भारतीय इतिहास के स्वर्णिम काल की, गुप्ता काल की बात करेंगे। हम लोग मेजर रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता राजवंश यानी कि गुप्ता राजवंश, गुप्ता डायनेस्टी के जो मुख्य शासक थे उनकी बात होगी इस अध्याय में। इस अध्याय में बात होगी कॉन्क्वेस्ट एंड रूल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी यानी कि गुप्ता राजवंश में कैसे शासन व्यवस्था थी और कैसे उन लोगों ने अपने शासन, अपने साम्राज्य को फैलाया, आगे बढ़ाया। हम लोग इसमें यह भी बात करेंगे कि डेवलपमेंट इन वेरियस स्फीयर ऑफ आर्ट एंड साइंस, कला और विज्ञान के क्षेत्र में कैसे कैसे उत्थान देखने को मिले, कौन कौन से उत्थान हुए इस काल में, इसकी भी बात होगी। और हम लोग यह भी बात करेंगे कि गुप्ता डायनेस्टी का डिक्लाइन कैसे हुआ, यानी कि गुप्ता राजवंश का डिक्लाइन, पतन की भी बात करेंगे। यानी कि न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स में हम लोगों को बेसिकली जो है वो गुप्ता एज और गुप्ता डायनेस्टी यानी कि गुप्त काल यानी कि गुप्त राजवंश की बात करनी है, उसके स्टार्टिंग से लेके उसके पतन तक की बात करनी है। या फिर आप इस न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स को सीधा सीधा कह लें कि यहां पर हम लोग गुप्ता काल की बात करेंगे, गुप्त काल की बात करेंगे, गुप्ता एज की बात करेंगे, गुप्ता डायनेस्टी की बात करेंगे भारत के रेस्पेक्ट में। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लेट्स स्टार्ट विथ वाले टॉपिक को देखते हैं। लिखा हुआ है, एक बच्चा एक व्यक्ति से पूछ रहा है, अपने बड़े से पूछ रहा है, और यहां पर चूंकि पापा कह रहा है तो इसका मतलब है कि ये इसके पिता है और ये इसका संतान है। तो लिखा हुआ है, बच्चा पूछ रहा है, पापा कुड यू एक्सप्लेन व्हाट इज डायनेस्टी, पापा क्या आप मुझे बता सकते हो कि डायनेस्टी यानी कि राजवंश क्या होता है। तो इसके पापा कहते हैं, सन अ लाइन ऑफ हेरेडिटरी रूलर ऑफ कंट्री इज कॉल्ड डायनेस्टी। ये अपने बेटा को कहते हैं कि बेटा एक वैसा शासन किसी देश में जहां पर उसी के अनुवांशिक यानी कि उसी के परिवार के लोग जब राजवंश को यानी कि अपने वंश को, अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाते हैं तो उसी को हम लोग डायनेस्टी कहते हैं, राजवंश कहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग गुप्ता काल की यानी कि गुप्ता एज की, गुप्ता डायनेस्टी की बात करते हैं। क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो भी शासक होंगे सब एक ही परिवार से जुड़े हुए होंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं पृष्ठ संख्या 62 से यह अध्याय की शुरुआत होती है। अभी हम लोग पृष्ठ संख्या 62 पर हैं। लिखा हुआ है, द गुप्ता एज इज कंसीडर्ड, द गुप्ता एज इज कंसीडर्ड द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। पौराणिक भारतीय इतिहास के आधार पर हम लोग गुप्ता काल को एक स्वर्णिम काल मानते हैं भारत के इतिहास में। ऑन द अदर हैंड द पीरियड बिटवीन द डिक्लाइन ऑफ कुषाण एंड द राइज ऑफ गुप्ता इज कॉल्ड द डार्क एज। जबकि वहीं पर हम लोग कुषाण के पतन और उसके बाद गुप्ता का जो उत्थान हुआ था उसको हम लोग डार्क एज यानी कि एक अंधेरा वाला काल भी कहते हैं, डार्क एज भी कहते हैं। एक तरफ तो हम लोग कह रहे हैं कि गुप्ता काल जो है वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे इतिहास के लिए स्वर्णिम है, तो वहीं पर जब गुप्ता काल का उत्थान या फिर गुप्ता काल जब स्थापित हो रहा था, वजूद में आ रहा था, आगे बढ़ रहा था, तो उसको हम लोग डार्क एज भी कह रहे हैं। क्योंकि उससे पहले जो काल था वो कुषाण का था, कुषाण गया तो गुप्ता आया। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले गुप्ता डायनेस्टी के सबसे पहले शासकों में से एक की, जिसका नाम है चंद्रगुप्त वन, जो कि 320 से 335 एडी तक रहा। तो बात करते हैं, चंद्रगुप्त वन वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता राजवंश का जो पहला शासक था वो, उसका नाम चंद्रगुप्त प्रथम या फिर चंद्रगुप्त वन था। ही रूल्ड ओवर इंडिया फ्रॉम 320 टू 355 एडी। यह भारत में शासन किया या फिर भारत का शासक बना 320 से लेकर 355 एडी तक। ही वाज द फर्स्ट टू हैव द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज।
यह पहला व्यक्ति था जिसको महाराजा धीराज की उपाधि मिली या फिर अपने आप को दिया। ही रूल्ड ओवर पाटलिपुत्रा, यह उस समय के पाटलिपुत्रा का शासक था। When he came to the throne, मगध was the only territory he ruled. जब वो अपने शासन में, अपने शासन व्यवस्था में आया तो मगध was the only territory he ruled. यह जो शासक बना वो मगध क्षेत्र का बना और सिर्फ मगध क्षेत्र का बना। आगे लिखा हुआ है he married, इसने शादी किससे की? तो पृष्ठ संख्या हम 62 से आएंगे 63 पर शादी की बात करते हुए तो लिखा हुआ है चंद्रगुप्त वन, यानी कि ही मैरिड द लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी, इसने विवाह की लिच्छवी की महारानी कुमार देवी से। विथ द हेल्प ऑफ लिच्छवीज ही वाज एबल टू एक्सटेंड हिज एम्पायर ओवर साकेत, द रीजन ऑफ अयोध्या, प्रयाग, इलाहाबाद एंड मगध। और चूंकि जब इसकी शादी यानी कि चंद्रगुप्त वन की शादी कुमार देवी लिच्छवी की महारानी से हुआ या फिर कहे तो लिच्छवी की प्रिंसेस से हुआ, तो उसके बाद लिच्छवी क्षेत्र के लोगों और वहां के मदद से, लिच्छवी के मदद से, उस क्षेत्र के मदद से, वहां के लोगों के मदद से ही वाज एबल टू एक्सटेंड हिज एम्पायर, फिर इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया या फिर अपने साम्राज्य को बढ़ाने में सक्षम हुआ। कहां तक? तो अयोध्या के कुछ क्षेत्र जिसको साकेत कहते हैं, प्रज्ञा यानी कि जो इलाहाबाद का क्षेत्र है, और मगध में भी इसने और ज्यादा विस्तार की, यानी कि मगध से यह आगे बढ़ा, मगध को भी आगे बढ़ाया, मगध में भी आगे बढ़ा, उसके अलावा यह अयोध्या के साकेत तक कुछ क्षेत्र तक गया और प्रयाग यानी कि इलाहाबाद प्रयाग तक गया। तो ये सारी चीजें हैं चंद्रगुप्त वन की। अब हम लोग जब अगली कक्षा में आएंगे तो समुद्रगुप्त की बात करेंगे, लेकिन समुद्रगुप्त की बात करने से पहले हम लोग पृष्ठ संख्या 62 यानी कि इस अध्याय के प्रथम पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया हुआ है, भारत का मानचित्र दिया गया हुआ है, जिसमें गुप्ता एम्पायर को बताया गया हुआ है कि कहां कहां ये गुप्ता एम्पायर स्थापित था, जिसमें उज्जैन की बात आ रही है, बल्लवी की बात आ रही है, भरूच की बात आ रही है, अजंता, चालुक्य, अमरावती, प्रयाग, कन्नौज, मथुरा, थानेश्वर, नालंदा, पाटलिपुत्रा, ये अमरावती, कांचीपुरम, मदुरई, इधर पल्लव डायनेस्टी था, इधर सतहाना डायनेस्टी था, ऊपर जो है वो गुप्ता डायनेस्टी। तो यानी कि ये गुप्ता एम्पायर जो है ये ऐसे ऐसे सारा कुछ फैला हुआ था जो हम लोग इस चित्र, इस मानचित्र में, भारत के मानचित्र में देख सकते हैं। ये है गुप्ता एम्पायर के को दर्शाने का एक मानचित्र। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में, तो हम लोग बात करेंगे समुद्रगुप्त की। और भी बहुत सारी बातें अभी हम लोग को करनी है, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने इस अध्याय को शुरू ही किया है। तो अब इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम, मिलते हैं अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को आगे बढ़ें।